आज की हमारी चर्चा का नाम है सोंध माटिक टान। यानी वो खिंचाव जो मिट्टी की सोंधी महक पैदा करती है। बिल्कुल। और ये भोगनाथ ओहदार की एक कहानी का शीर्षक है। और आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। और कहानी में उतरने से पहले लेखक के बारे में जानना भी मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बताइए। भोगनाथ ओहदार 1952 में जन्मे और मजे की बात यह है कि वो पेशे से एक डॉक्टर थे। अच्छा, मतलब विज्ञान के छात्र। जी, विज्ञान की छात्रा डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन उनका एक खिंचाव था भाषा और साहित्य की तरफ। एक अनोखा संगम है यह। बिल्कुल। एक तरफ वो मेडिकल एसोसिएशन की सदस्य थीं और दूसरी तरफ रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा पढ़ाती थीं। जी, मतलब एक पैर विज्ञान में और दूसरा जड़ों की जमीन पर। मुझे लगता है उनकी कहानियों में ये दोनों दुनियाएं जरूर टकराती होंगी। और यही इस कहानी की खासियत है। सोंध माटिक टान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस द्वंद का आईना है। आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांवों से शहरों की तरफ जो प्रतिभा पलायन, मतलब जो ब्रेन ड्रेन होता है, वो सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी है या एक मानसिक बदलाव भी। और कहानी का नायक रवि इसी सवाल के बीच खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर और देखते हैं कि रवि के जरिए लेखक हमें कहाँ ले जाते हैं। जी। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत भारी, बहुत भावुक माहौल से होती है। रवि नाम का एक पढ़ा लिखा नौजवान है। वो गांव छोड़कर शहर जा रहा है और वो विदा लेने के लिए अपनी दादी के पैर छूता है। ये एक बहुत आम सा दृश्य है ना, जो शायद भारत के हजारों गांवों में रोज होता होगा। लेकिन यहाँ जो दादी कहती हैं वो आम नहीं है। वो रोते हुए कहती हैं, जाओ बेटा, सुखी रहो, लेकिन इस तरह जाना कि वापस लौट सको। जब मैंने लाइन पहली बार पढ़ी थी तो ये मुझे एक आशीर्वाद से ज्यादा एक चेतावनी लगी। अच्छा। हाँ, जैसे वो कह रही हो कि बेटा, शहर तुम्हें निगल जाएगा, वो तुम्हें वापस आने का रास्ता भुला देगा। क्या इसमें एक तरह का मतलब भावनात्मक बोझ या एक ताना भी छुपा है कि देखो तुम्हारे पहले वाले तो लौटे नहीं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है। इसमें सालों का अनुभव है, टूटी हुई उम्मीदें और एक डर छिपा है। दादी जानती हैं कि जो इस रास्ते पर गया है उसने कभी पलटकर नहीं देखा। ये वाक्य रवि के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके ज़मीर में उतर जाता है। सही बात है। और यहीं से उसके अंदर एक नैतिक संघर्ष की नींव पड़ती है। ये एक जिम्मेदारी का एहसास है जो कहानी के अंत तक उसका पीछा करता है। और दादी ऐसा क्यों सोचती हैं, इसका जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलता है। जी, जो परिवार का अतीत है। हाँ, ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, ये उसकी पिछली पीढ़ी की कहानी भी है। रवि के दादा दादी के 3 बेटे थे, तीनों बहुत होनहार, बहुत काबिल। जी। कहानी बताती है कि सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर बना और शहर चला गया। मंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में अफसर बनकर शहर में बस गया और सबसे छोटा बेटा वो श्रम एवं समाज कल्याण में एमए करके शहर का बाबू बन गया। यहाँ पर जो व्यवसायों का चुनाव है वो भी कितना कमाल का है। बिल्कुल। डॉक्टर जो सेहत ठीक करता है, एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो खेती सुधारता है, और समाज कल्याण ऑफिसर जो समाज को बेहतर बनाता है। मतलब वो तीनों हुनर। हाँ, ये तीनों वो हुनर हैं जिनकी गांव को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और यही तीनों हुनर गांव से चले गए। ठीक कहा आपने। ये कहानी का सबसे बड़ा व्यंग है। गांव ने अपनी सारी ऊर्जा लगाकर इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया इस उम्मीद में कि वे गांव का भविष्य बनेंगे, लेकिन वो शिक्षा ही उनके गांव छोड़ने का टिकट बन गई। और सबसे दर्दनाक बात यही थी कि वे सिर्फ गए नहीं, वे गांव को भूल ही गए। कहानी में साफ लिखा है कि उनमें से कोई भी कभी पलटकर वापस नहीं आया। इसका गांव पर क्या असर हुआ होगा? कहानी बताती है कि ये सिर्फ उस एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये तो पूरे गांव की हकीकत थी। पढ़े लिखे नौजवान एक एक करके चले गए और गांव खाली हो गया। बिल्कुल। पीछे रह गए बस कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो खांसते हुए अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। एक तरह से गांव का वर्तमान और भविष्य दोनों शहर चले गए थे और गांव सिर्फ अपने अतीत में जी रहा था। बिल्कुल। इसी खालीपन को और गहरा करने के लिए कहानी में बहुत ही कठोर घटना का जिक्र है। हाँ। जब सबसे बड़ा बेटा जो डॉक्टर था पहली बार गांव लौटा तो माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से पूछा होगा, यही कि बेटा अब तो यहीं रहोगे, गांव में ही अपना दवाखाना खोल लो। जी। और बेटे का जवाब सच कहूं तो पढ़कर बहुत गुस्सा आया मुझे। उसने कहा, क्या मैंने डॉक्टरी इसलिए पढ़ी है कि इस उजड़े हुए गांव में अपनी जिंदगी सड़ाऊं? मतलब जिस जगह ने उसे पहचान दी, हाँ, उसे वो उजड़ा हुआ कह रहा है। जिस माँ बाप ने उसे पढ़ाया उनके सामने कह रहा है कि यहाँ रहना जिंदगी सड़ाना है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक बेटे का अहंकार नहीं दिखाता,
ये उस दौर की एक खास मानसिकता को भी दर्शाता है। सही कहा। 70 और 80 के दशक में शिक्षा को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया माना जाता था। सही बात है। तो गांव में रहकर सेवा करने का विचार कई लोगों के लिए एक ऐसी लग्जरी थी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके लिए तरक्की का मतलब ही गांव को पीछे छोड़ देना था। लेकिन उसकी माँ फिर भी एक कोशिश करती है। वो कहती है कि यहाँ भी तो लोग बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी तो तुम्हारी जरूरत है। इस पर बेटी ने जो कहा वो उसकी सोच को पूरी तरह से नंगा कर देता है। क्या कहा उसने? उसने कहा, यहाँ मेरी फीस कौन दे पाएगा? ये सब तो लंगटा बुचा, यानी गरीब जरूरतमंद लोग हैं। ओह, यहाँ पर साफ साफ दो दुनियाएं टकरा रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ है मैं और मेरा करियर वाली सोच, और दूसरी तरफ है हम और हमारा समाज वाली जिम्मेदारी। बेटे के लिए उसकी डॉक्टरी की डिग्री एक बिजनेस है, सेवा नहीं। सेवा बिल्कुल नहीं। और विडंबना देखिए, लेखक ने जानबूझकर डॉक्टर का किरदार चुना, एक ऐसा पेशा जो सेवा की शपथ से जुड़ा होता है, और उसी के मुंह से ये कहलवाया। हाँ, इससे उस पीढ़ी के मूल्यों का खोखलापन उजागर होता है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये पीढ़ी थी जिसने गांव को पूरी तरह से नकार दिया और शहरी सफलता को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लिया। जी। लेकिन कहानी का मजा इसी में है कि इसी पीढ़ी का बेटा रवि इस पैटर्न को तोड़ता है। हाँ। और उसकी इस बगावत की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सपने से होती है। जी, रवि जो उसी डॉक्टर का बेटा है, उसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है। वो भी अपने पिता और चाचाओं के नक्शे कदम पर चलकर शहर जाने की पूरी तैयारी में था। लेकिन गांव में बिताई कुछ छुट्टियां और शायद दादी की वो बात उसके अंदर कहीं अटक गई थी। एक रात उसे सपना आता है कि उसकी दादी बहुत बीमार हैं और उसे बुला रही हैं। सपने में वो कहती हैं, बेटा, इस गांव को तुम्हारी जरूरत है। ये सपना एक तरह का कॉलिंग है, एक बुलाला है। ये सिर्फ दादी की आवाज नहीं है, ये शायद उस मिट्टी की, उस गांव की आवाज है जो अपने बच्चों को वापस बुला रही है। बिल्कुल। इस सपने से जागकर रवि एक ऐसा फैसला लेता है जो उसके परिवार के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। वो शहर में अपने माता पिता को फोन करता और कहता है कि वो वापस नहीं आ रहा। वो गांव में ही रहेगा और यहीं खेती करेगा, गांव की सेवा करेगा। वो तर्क भी देता है। क्या? वो कहता है कि जब उसकी पढ़ाई ही खेती बाड़ी की है तो उसका असली काम शहर की किसी ऑफिस की कुर्सी पर नहीं बल्कि गांव के खेतों में है। इस पर उसके पिता का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसी उम्मीद थी। हाँ, वो चीखते हैं, पागल हो गए हो क्या? गांव की सेवा करना सब ढकोसला है, उस बर्बाद जगह पर जाकर क्या करोगे? ये दिखाता है कि पीढ़ी बदलने के बाद भी सोच नहीं बदली। जिससे बेटा सेवा कह रहा है, पिता उसे ढकोसला बता रहे हैं। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या तुम्हें कोई नशा चढ़ गया है? और इस पर रवि का जो जवाब है वही कहानी का शीर्षक है और शायद कहानी की आत्मा भी। वो कहता है, हाँ माँ, मुझे सौंद माटिक टान, यानी सौंधी मिट्टी का नशा चढ़ गया है। क्या लाइन है, मिट्टी का नशा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये घोषणा है। रवि जानबूझकर अपने पिता के रास्ते को ठुकरा रहा है। बिल्कुल। वो पैसे, आराम और शहरी चमक दमक के ऊपर अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को चुन रहा है। वो उस ढकोसले को चुन रहा है जिसे उसके पिता ठुकरा चुके थे। हाँ, कहानी के नजरिए से ये बिल्कुल हीरो वाला काम है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक होकर सोचें तो क्या ये फैसला थोड़ा भोला या आदर्शवादी नहीं लगता? लगता तो है। एक अकेला पढ़ा लिखा लड़का उस गांव को कैसे बदलेगा जहां की पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है। लेखक ने इस मुश्किल को दिखाया जरूर है, लेकिन उसका समाधान कहानी में बहुत आदर्शवादी लगता है। और ये बात कहानी में आगे साफ भी होती है। गांव लौटना उतना आसान और रोमांटिक नहीं था जितना सुनने में लगता है। नहीं था। जब रवि गांव में रुकने का फैसला कर लेता है तब उसे जमीनी हकीकत का सामना करना पड़ता है। उसने देखा कि गांव टूटा फूटा है, हर तरफ गंदगी है और नौजवान दिन भर बेकार बैठकर ताश खेलते रहते हैं। गांव में एक अजीब सी निराशा और ठहराव था। ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेखक ने गांव का कोई महिमा मंडन नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दिखाया है कि जब किसी जगह से प्रतिभा और ऊर्जा चली जाती है तो वहां क्या बचता है। वहां सिर्फ गंदगी और गरीबी नहीं बचती, वहां लोगों की सोच भी पिछड़ जाती है। हाँ। इसी पिछड़ेपन के दो उदाहरण कहानी में आते हैं जो रवि को झकझोर कर रख देते हैं। पहला तो खेती से जुड़ा है। रवि देखता है कि एक किसान की धान की फसल में कीड़े लग गए और वो बेचारा अंधविश्वास में उस पर फूंक मारकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, रवि एक एग्रीकल्चर का छात्र ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हंसे या रोए। सोचिए कितनी बड़ी खाई है। एक तरफ वैज्ञानिक ज्ञान है और दूसरी तरफ सदियों पुराना अंधविश्वास।
रवि उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार वो ब्लॉक ऑफिस से कीटनाशक दवा लाकर खुद फसल पर डालता है। और फिर कुछ दिनों में जब फसल लहलहाने लगती है तो पूरा गांव हैरान रह जाता है। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि ज्ञान में कितनी ताकत होती है। ये सिर्फ एक फसल को बचाने की घटना नहीं थी, ये उस गांव में एक नई सोच का बीज बोने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी घटना होती है वो और भी ज्यादा गंभीर और डरावनी थी। हाँ जी, गांव के पुजारी की बहू को तेज बुखार था, शायद मलेरिया या टाइफाइड, लेकिन पूरा गांव और परिवार उसे भूत प्रेत का साया समझ बैठा था। और इलाज? और उसका इलाज एक ओझा कर रहा था, उसे पीट पीट कर। वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। ये पढ़ते हुए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि अज्ञानता कितनी क्रूर हो सकती है। हो सकती है। रवि जब ये देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो भीड़ के बीच में कूद पड़ता है, ओझा को रोकता है और लोगों पर चिल्लाता है। वो उन्हें समझाता है कि ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक बीमारी है, और अगर इसे तुरंत अस्पताल नहीं ले गए तो ये मर जाएगी। ये दोनों घटनाएं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि ब्रेन ड्रेन का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता। जब गांव से पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं तो वहां एक वैक्यूम, एक खालीपन बन जाता है। उस खालीपन को अज्ञानता, अंधविश्वास और ओझा गुणी जैसे लोग भर देते हैं। सही बात है। लोगों के पास अपनी समस्याओं के तार्किक और वैज्ञानिक समाधान नहीं होते। रवि की शिक्षा सिर्फ उसके करियर के लिए नहीं बल्कि उस पूरे समाज के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। तो इन सब घटनाओं के बाद कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। उस रात के बाद जब सुबह होती है, रवि नदी किनारे अकेला खड़ा है। शायद वो उन सब बातों के बारे में सोच रहा है जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, और उसी शांत पल में उसे अपनी दादी की कही वो बात, इस तरह जाना कि वापस लौट सको। हाँ, उसका असली मतलब समझ आता है। बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि वापस लौटने का रास्ता सिर्फ गांव की पगडंडियों पर चलकर नहीं मिलता। नहीं, वापस लौटने का असली मतलब अपनी जिम्मेदारियों की ओर लौटना है, अपने लोगों की ओर लौटना है। उसे पहली बार गहराई से महसूस होता है कि इस टूटे फूटे अंधविश्वासी गांव को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। शहर में उसके जैसे हजारों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होंगे, लेकिन इस गांव के लिए वो अकेला है। और उसी क्षण वो एक फैसला करता है। वो नदी का पानी अपनी अंजुरी में लेता है और कसम खाता है कि अब वो ये गांव, ये मिट्टी छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही वो ये कसम खाता है, ठीक उसी पल पूरब से सूरज उगता है। हाँ, कहानी में लेखक ने इसे एकदम नई किरण कहा है। ये प्रतीक बहुत शक्तिशाली है। बहुत। यह सिर्फ एक नए दिन की सुबह नहीं है, ये उस गांव के लिए एक नई उम्मीद की सुबह है। सालों के अंधेरे के बाद ज्ञान की, बदलाव की एक किरण। और कहानी की आखिरी लाइन है कि उस उगते सूरज की रोशनी में रवि की आंखों में एक चमक थी, जीतने की खुशी की चमक। वो जानता था कि उसने एक मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुना है। एक ऐसी लड़ाई जिसे जीतने का सुकून किसी भी शहर की नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा था। कहानी यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद भरे नोट पर खत्म होती है। यह दिखाती है कि अगर एक नौजवान ठान ले तो बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यह हमारे लिए यानी सुनने वालों के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? गांव की गरीबी, अंधविश्वास और निराशा जैसी समस्याएं बहुत गहरी और दशकों पुरानी है। रवि का लौटना एक नई किरण जरूर है, पर क्या एक अकेला इंसान पूरे समाज को बदल सकता है? ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की बस एक पहली चिंगारी है। और आज की दुनिया में जहां गांव और शहर के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई है, जहां मौके और सपने पूरी तरह शहरों पर केंद्रित हो गए हैं, वहां मिट्टी के खिंचाव को महसूस करने और उस पर अमल करने का असल मतलब क्या है? क्या ये संभव भी है? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।